स्याह शब के मुसाफिर, उन्हें रोशनी की मंजिल नहीं राह मिल गई थी। किरदार हैं मुलाजिम, अब्दुल्ला, मैनेजर, नवाज, मरियम, जज, मौलाना और परवीन। अब्दुल्ला, मैनेजर साहब आपको याद कर रहे हैं। यस, कम इन। जी बैठिए। कैसे हैं आप अब्दुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ सर। दैट्स ग्रेट। काम कैसा जा रहा है? कोई परेशानी वगैरह का सामना तो नहीं है आपका ऑफिस में? नहीं सर, सब बेहतरीन है। तो फिर आपकी काम में परफॉर्मेंस क्यों बेहतर नहीं है? क्या कोई शिकायत है आपको मेरी कारकर्दगी से? सर, मैंने तो हमेशा अपना बेहतरीन देने की कोशिश की है इस कंपनी को। जी अब्दुल्ला, कंपनी आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये फैसला किया गया है कि आप आज से हमारा हिस्सा नहीं होंगे। मगर सर, मुझे तो कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। अगर कंपनी को मुझसे शिकायत थी तो असूलन मुझे पहले बताया जाना चाहिए था। इस तरह बगैर किसी नोटिस के एकदम टर्मिनेट कर दिया गया, ये तो सरासर गलत है सर। ये फैसला ऊपर से किया गया है, मैं तो बस बात आपको बता रहा हूँ। मगर सर, ये ज़्यादती है। अब्दुल्ला, अगर आप खामोशी से इस फैसले को कबूल कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। मतलब जो उड़ती उड़ती सुनी थी वो ठीक है। ऐसा क्या सुन लिया आपने? मुझे इसलिए फारिग किया जा रहा है ना कि मेरी जगह किसी को सिफारिश पे रख लिया गया है। मुझे नहीं मालूम किसने आपको ऐसा कहा है, मगर मैं ज़रूर आपकी गलतफहमी दूर करना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी को आपकी परफॉर्मेंस से मसला था, सिर्फ इसीलिए आपको निकाला जा रहा है। आप अपना दिमाग इधर उधर की बातों में ना दौड़ाते तो आज शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। खैर, अब आप जा सकते हैं। HR डिपार्टमेंट से मिलकर फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपका हमारे साथ वक्त अच्छा गुजरा होगा। अब ये सफ़र तमाम हुआ। लेकिन सर, ऐसे कैसे? अगर मगर कुछ नहीं, मैंने कहा ना, आप जा सकते हैं। सर, मैं इसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा। ये जुल्म है मेरे साथ। अब्दुल्ला, अगर आप मेरी बात आराम से मान लें तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना कंपनी के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। आप बेशक कोर्ट को भी आजमा लीजिएगा, दरवाज़ा आपके सामने है। अब्दुल्ला चुपचाप बाहर निकल जाता है। जज्बात में आकर वो अपने वाजिबात भी वसूल नहीं करता। अब्दुल्ला के लिए अब जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। उसकी चंद हज़ार की तनख्वाह भी अब आना बंद हो गई थी। रिहाइश का इंतज़ाम भी कंपनी की तरफ से था, सो वो अपना सामान उठाने चल पड़ा। सामान भी क्या था, बस चंद कपड़े, बर्तन और एक कंबल। वही उसका कुल सामान था। आखिरकार करीब एक ट्रेन स्टेशन पर वो अपना सामान लेकर बैठा था। दुनिया से मायूस चेहरे से शिकस्त हाल अब्दुल्ला पर किसी का ध्यान न गया, मगर एक नज़र थी जिसने शायद सूरत हाल को भांप लिया था। दिन रात में ढला तो जिंदगी की सतम ज़रीफ़ी से हलकान अब्दुल्ला ने भी कमर सीधी करने के लिए ठिकाने की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाईं। फिर पास की एक खाली बेंच पर अपना कंबल ओढ़कर लेट गया। अभी वक्त ज्यादा न गुजरा था कि किसी ने उसके सर से कंबल हटाया और साथ ही आवाज उभरी, अरे ओ पुत्र, कौन है? और यहाँ क्यों सो रहा है? कोई ठिकाना विकाना नहीं है तेरा? नहीं, मेरे माँ बाप के तो महल थे जिन पे लात मार के मैं यहाँ पे एडवेंचर करने आया हूँ। इतनी ठंड में कौन कम वक्त बिना किसी मजबूरी के इस बेंच पे सोएगा? ओ भाई, वो चंगा भला जवान लगता है, और लगता है हालात ने रहम नहीं खाया तुझ पे। और सुन, अगर तेरा कोई ठिकाना विकाना नहीं है ना, तो चल मेरे साथ, तेरी रात का कोई इंतजाम करते हैं। दिसंबर की रात में इस लम्हे अब्दुल्ला के पास उस अजनबी पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा न था। वो शख्स जिससे वो आम हालात में शायद बात भी ना करता, अब अब्दुल्ला उसके साथ जाने के बारे में सोच रहा था। ओ भाई, किन ख्यालों में खो गया है? और चल ना, इधर ठंड बहुत है, ऊपर से दोपहर से यहाँ बैठा है, कुछ खाया पिया भी नहीं है।
खाने की बात सुनकर अब्दुल्ला की हिस्से भी बेदार हुई और उसे एकदम से भूख का एहसास हुआ। इसी में उसने ये ध्यान भी न किया कि वो शख्स कब से उसे देखता रहा है। वो उसके साथ उठकर चल पड़ा। ला ये सामान मुझे दे, मैं उठाता हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दें, ये इतना भारी नहीं है, मैं उठा लेता हूँ। ओ अरे ओ मेरे साथ इस तरह की रस्में ना निभा। ला मुझे पकड़ा। वैसे हूं तो मैं तुझसे काफी बड़ा, पर तू मुझे भाई कह के बुला सकता है, मगर नवाज भी चलेगा। नवाज नाम है मेरा, तुझे किस नाम से बुलाऊं? मेरा नाम अब्दुल्ला है, आप मुझे अब्दुल्ला कहकर बुला सकते हैं। अब्दुल्ला, अच्छा नाम है। जी शुक्रिया। बाकी का रास्ता खामोशी में कटा। स्टेशन के साथ ही एक कमरे के सामने वो रुके और फिर नवाज उसे लेकर अंदर दाखिल हो गए। छोटा सा तंग कमरा था जिसमें किनारे पर एक चूल्हा जल रहा था, साथ ही कुछ बर्तन और खाने का सामान भी पड़ा था। उसके गिर्द दो आदमी बैठे थे जिनकी तवज्जो अब अंदर आते अब्दुल्ला और नवाज पर थी। बेंच पर गुजारे उन लम्हों के बाद अब्दुल्ला को ये कमरा भी एक जन्नत से कम ना लगा। ओ देखो तो सही, ओ मैं मान लाया हूँ। दोनों ने उसे सलाम किया और पास पड़े अपने बिस्तर की तरफ चले गए। आजा अब्दुल्ला, बैठ, मैं तेरे लिए खाना गर्म करता हूँ। नवाज ने एक बर्तन में सालन चूल्हे पर रखा जो दोपहर का बचा हुआ मालूम होता था, और पास के एक शॉपर से रोटियां भी निकालकर उसके सामने रखी। फिर सालन उतार कर रखा। ओ खाना अब्दुल्ला। माफ़ कीजिएगा, मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं, आप भी खाइए ना। अरे ओ मैंने खाना होता तो मैं तेरी दावत का इंतजाम करता। और बेफिक्र हो जा, और समझ ले तू अपने ही घर बैठा है। नवाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान है। मैं सुबह होते ही इंशाल्लाह अपना कोई बंदोबस्त करता हूँ। अब ये तो तूने भाइयों वाली बात नहीं की ना। वो अभी की सोच, वो सुबह की सुबह देखी जाएगी। चाय पिएगा? चाय? हाँ, मिल जाए तो क्या ही बात है। बड़ा ही ना वैसे तू शर्मीला बंदा है। ले चाय पी। शुक्रिया नवाज भाई। अब बता जवान, वो तेरा किस्सा क्या है? किस्सा? क्या बताऊं, कहाँ से शुरू करूं? वो मतलब ये वो कि तेरा कोई घर वार नहीं है कि भागा हुआ तू? शक्ल से तो भले खानदान का लगता है। भले खानदान? खानदान, हाँ, था मेरा भी एक खानदान, एक घर। तो फिर होया कि वो वहां कैसे पहुंचा स्टेशन पे? नवाज भाई, क्या बताऊं, 10 साल का था। माँ बाप एक एक्सीडेंट में मर गए, मैं भी साथ था, मगर किस्मत मुझ पे इतनी मेहरबान न हुई। खैर, किस्मत तो मुझ पे कभी मेहरबान न थी। चचा ने दुनियादारी निभाने को जिम्मेदारी तो उठा ली, मगर आप तो जानते ही होंगे ज़बरदस्ती की जिम्मेदारियां कैसी निभाई जाती हैं। ओ वीरे, ओ निभाई नहीं मगर उलाई जाती है। बस ऐसा ही है। एक बोझ था मैं उनके लिए, जो मौका मिलते ही वो सर से उतार देते। यूं ही मेरी 12 जमातें मुकम्मल हुई, मैंने मुलाजमत शुरू कर दी और चचा का घर छोड़ दिया। साथ में मैंने पढ़ाई भी जारी रखी। अब कहीं जाकर ज़िंदगी ज़रा संभलने लगी थी तो मुलाजमत से भी जवाब मिल गया। अब कहीं जाकर ज़िंदगी ज़रा संभलने से लगी थी, मगर मुलाजमत से भी जवाब मिल गया। मुलाजमत से जवाब? और शक्ल से तो तू भला मानस मालूम होता है, तो वजह क्या बनी? कहा तो यही गया कि मुझे काम नहीं आता। तो मतलब तू काम सही से नहीं करता था? पता नहीं, मगर मुलाजमत में भी तो असूल होते हैं ना। काम में गलती हो तो वार्निंग मिलती है, यूँ सीधा साधा कौन निकालता है। यह गल भी सही है।
और लेकिन कुछ अंदाज़ा तो होगा ही तुझे, और कुछ तो वजह होगी। पता नहीं, मगर मुलाजमत में भी तो असूल होते हैं ना। काम में गलती हो तो वार्निंग मिलती है, यूं सीधा सीधा कौन निकालता है। ए गल भी सही है, और लेकिन तुझे कोई अंदाज़ा वाजा नहीं है कि वजह क्या बनी थी? सुना है कि कुछ सिफारिश थी, उसको एडजस्ट करने के लिए मेरा सफाया किया गया। अब समझा ना मैं तेरी गल। ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात हुई यार। खैर, रात काफ़ी हो गई है, चल आजा यार अब्दुल्ला, अब सोते हैं हम। आज इसी में गुजारा कर ले, कल तेरे लिए अलग से इंतज़ाम करेंगे बिस्तर का। नवाज छोटे मोटे जराइम करने वाला इंसान है जो मजदूरों में रहता है। कभी किसी का पर्स, कभी किसी का मोबाइल छीनकर वो चंद पैसे बनाता है और यूं ही जिंदगी गुजार रहा है। अब्दुल्ला अगले दिन अपने लिए बिस्तर खरीदता है और नवाज के साथ ही वो भी उस कमरे का मकीन बन जाता है। कमरे का किराया देने के बाद अब्दुल्ला के पास चंद 100 ही बाकी बचे थे, सो वो भी काम की तलाश में निकलता है। दिन भर वो स्टेशन पर खड़ा रहा और सारे दिन के बाद वो कुछ पैसे ही कमा पाया, जिसके लिए उसे मुशक्कत भी बहुत करनी पड़ी थी। वो शाम होते ही कमरे में आकर लेट गया। बदन इस कदर मुशक्कत का आदी जो न था। नवाज लौटा तो उसके पास खाने का सामान था। वो अपने और अब्दुल्ला के लिए खाना लाया था। हाँ, वो तो कैसा रहा जवान आज का दिन? नवाज भाई, बहुत मुश्किल था। थकावट से मेरा बुरा हाल है। और ये तो आगाज है। ओए आगे आगे देखिए होता है क्या। जो सफ़र तूने चुना है इसमें तो यही होगा ना। तो क्या करूं नवाज भाई, मुझे तो कुछ सुझाई नहीं दे रहा। देख अब्दुल्ला, इस दुनिया में ना कोई असूल और अच्छाई काम नहीं आती। खुद देख, इतना अरसा तू दयानतदारी और ईमानदारी से काम करता रहा, एक दिन कोई आता है और सिफारिश लगा के तेरा पत्ता ही साइड पे कर देता है। जिंदगी की दौड़ में तो तू पीछे रह गया ना। इस खेल में ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो नवाज भाई, आप ही कुछ बताइए ना। वैसे बड़ा ही मज़ाहिया इंसान है तू। अरे ओ चले, अभी भी नहीं समझा क्या? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो क्या करते हैं? उंगलियां टेढ़ी? शाबाश। ओ हाँ ना, उंगलियां टेढ़ी। मगर कैसे? देख अब्दुल्ला, इस दुनिया में ना हर कोई लुटेरा है, और मजलूम भी वही है जिसे लूटने का कभी मौका नहीं मिला। और तूने वो मिसाल तो सुनी होगी, शरीफ ओ ये जिन्हों कदे मौका नहीं लभ्या। दुनिया गोल किस लिए है? ओ भाई इसीलिए है कि लुटेरों और मजलूमों का ये खेल जारी रह सके। कोई लुटेरा किसी मजलूम को लूटता है और उससे बड़ा लुटेरा उस लुटेरे को लूटता है। शरीफ रहने में ना कोई अच्छाई नहीं है जब मुकद्दर ही लुटना हो तो। देख ना, अब तेरी नौकरी भी लुट गई, ताकत और पैसे के जोर पे ही लुटी ना। तेरे पास तो नहीं थी ये चीज़ें। एक किस्म का खुद नहीं बचा सका ना अपने आप को। देख ना, अब तेरी नौकरी भी लुट गई, ताकत और पैसे के जोर पर ही लुटी ना। और तेरे पास तो नहीं थे ये हथियार, तू भी लुट गया ना। एक किस्म का खुद को ही नहीं बचा सका, अब तू भी लूट। छीन ले वापस अपनी सब चीज़ें। बता दे कि तू लुटने नहीं आया, तू मर्द है। इस तरह रो धो के ज़िंदगी गुजारेगा क्या? लुटता रहेगा हमेशा? और मर्द बन, खुशहाल हो। तरक्की की सीढ़ी हमेशा किसी दूसरे की गर्दन पर रख के चढ़ी जाती है चले। और देख, ये कुदरत का कानून है। मैं नहीं कह रहा, जंगल में शेर और हिरनी होंगे तो जिंदा कौन रहेगा? शेर ही जिंदा रहेगा। चल उठ, मेरे साथ आजा, शेर बन शेर। हम कहाँ जा रहे हैं नवाज भाई? कुछ दिखाना है तुझे, ज्यादा सवाल ना करया कर। भाई पे भरोसा नहीं क्या तुझे? भरोसा तो है। तो चल ना फिर। वो एक कदरे सुनसान सड़क थी।
मरकजी शाहराह से उसे एक रिहायशी इलाके की तरफ जाती सड़क उस समत मकान भी इक्का दुक्का और काफ़ी फासले पर थी। नवाज अब्दुल्ला को अपने साथ लिए एक दरख्त की ओट में खड़ा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शिकार का इंतज़ार। शिकार? कैसा शिकार नवाज भाई? खामोश रह, अब बस देखता जा। मगर कुछ खामोश खामोश, कोई आ रहा है। अरे नहीं यार, देखो मैंने आना था मगर अचानक मीटिंग की वजह से मैं लेट हो गई। बल्कि अभी घर जा रही हूँ। तुम्हें भी अभी ही फ़ोन कर लिया, पता था मोहतरमा खफा होंगी। नहीं यार, देखो लड़की किधर जा रही है इतनी रात को? कौन हो तुम? ओ इधर आ मेरी सोने की चिड़िया। छोड़ो मुझे। नवाज लड़की के हाथ से बैग खींचता है। लड़की चिल्लाने लगती है। अब्दुल्ला! नवाज भाई छोड़ो। क्या कर रहे हैं ये आप? बैग संभाल इसका। नवाज भाई ये गलत है। अब मैं जरा शिकार से निपट लूं। छोड़ो मुझे। ये अल्फाज सुनते ही लड़की की मज़ाहमत ने दम तोड़ दिया। उसका रंग उड़ गया और वो फटी आंखों से नवाज को देखने लगी। नवाज ने उसके दुपट्टे से उसका मुंह बांधा और अपने नापाक इरादे को अमली जामा पहनाने लगा। बुत बने अब्दुल्ला को भी इस लम्हे होश आया और वहां से एकदम भागा। नवाज ने एक पल रुककर उसे देखा और फिर हंस पड़ा। अब्दुल्ला भी ज्यादा दूर भी ना गया था कि उसे लड़की का वो हंसना याद आया और फिर उसकी वो आंखें पलट आई। बाज आ जाओ वरना और वरना क्या? ये गलत है नवाज। और तेरे मुंह में कब से जुबान आ गई है? प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अब्दुल्ला ने नजर दौड़ाई और पास पड़ी एक ईंट उठाकर नवाज के सर पे दे मारी। ईंट लगते ही नवाज एकदम झटका खाकर पीछे को गिरा। उसके सर के पास खून जमा होना शुरू हो गया। नवाज नहीं, आंखें खोले प्लीज। नहीं। उठो नवाज, नवाज मरना नहीं। अब्दुल्ला ने वो रात वहीं सड़क पर गुजारी। फजर की अजानें बुलंद होना शुरू हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। वो जैसे होश में आया। उसने आवाज की समत का तयन करने की कोशिश की। फिर उठकर वो आवाज की जानिब चल दिया। मस्जिद में दाखिल होकर वो आखिरी सफ में बैठ गया। नमाज के बाद इमाम साहब की नज़र उस पर पड़ी। क्या हुआ बेटा, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? खुदा का गढ़ नहीं है ये? क्या मैं उसका बंदा नहीं हूँ? अरे नहीं, आप बैठिए। आप क्या, ये सारा जहां ही उस परवरदिगार का है। तुम्हारी तो वो सुनता होगा ना। नाम लेते हो तुम उसका। उसको बताओ, उसको मेरा भी बताओ। उसे कहो मैं भी उसका बंदा हूँ। कैसा सलूक है ये, कैसा इम्तिहान। वो तो सबके हाल से बाखबर है। तुम खुद क्यों नहीं कहते उससे? मेरी सुनेगा क्या वो? क्यों नहीं सुनेगा? वो रब्बे करीम किसी में तफरीक नहीं रखता। वो तो सबसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तफरीक नहीं रखता? डालो खुद पर और मुझ पे एक नजर। देखो तुम्हारी तो वो सुनता होगा ना। कहो उसे मुझे और ना आजमाए। बिखर गया हूं मैं, टूट गया हूं मैं, किसी काम का नहीं रहा। तुम इंसान हो, आईना नहीं कि टूट गए तो किसी काम के नहीं रहोगे। ये मुश्किलें, ये मुसायब तो इसकी तरफ से आजमाइश है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ ले जा रही है। ये खत्म हो जाए तो जिंदगी और मौत में क्या फर्क रह जाएगा? इन्हीं से तो जिंदगी रवां है। मौत? हाँ मौत, मौत, मौत ही शायद अब कुछ कर सके। सुनो बेटा, खुदकुशी हराम है। ऐसे शख्स की तो बख्शिश भी नहीं होगी। अपनी आखिरत तबाह मत कर बैठना। अब्दुल्ला उनकी बातों से बेनियाज वहां से निकल जाता है और वापस क्राइम सीन पर आ जाता है जहां अब पुलिस मौजूद थी। वो गिरफ्तारी दे देता है।
कमरा अदालत में जज की आवाज गूंज रही थी। अब्दुल्ला, क्या आपने 4 दिसंबर की शब नवाज खान के सर पर ईंट मारते हुए कत्ल किया था? क्या आप इस जुर्म का इकरार करते हैं? जी हाँ, मैं इस जुर्म का इकरार करता हूँ। आपने गिरफ्तारी भी खुद दी और पुलिस के सामने इकरार जुर्म किया। गवाहों के बयानात के मुताबिक नवाज के साथ आपका ताल्लुक बने अभी 2 दिन ही हुए थे और बज़ाहिर आप दोनों के दरमियान ऐसा कोई मसला भी नहीं था जो जुर्म की बुनियाद बन सके। जी हाँ जज साहब, बिल्कुल ऐसा ही था। तो क्या आप अदालत को आगाह करेंगे कि वजह जुर्म क्या है? मैं आपकी आयद करदा फर्द जुर्म को कबूल करता हूँ। आप अपना फैसला सुनाइए। अब्दुल्ला, अदालत के साथ ताउन कीजिए। अदालत जुर्म की वजह जानना चाहती है। उस रात आपके और नवाज के दरमियान क्या हुआ था? नवाज के और मेरे दरमियान? जी हाँ, मैं आप दोनों ही की बात कर रहा हूँ। मुझे तैश आ गया था और मैंने नवाज को ईंट दे मारी। तैश की वजह क्या बनी? मैं ये बताने का पाबंद नहीं हूँ। अब्दुल्ला, आपका ये रवैया काबिल सताइश नहीं है। आप कोर्ट के साथ ताउन कीजिए। पिछली कई पेशियों से आपका यही तर्ज चला आ रहा है। कर तो रहा हूँ जज साहब, इकरार जुर्म, और कितना तामुन करूँ? आप सजा सुनाइए जज साहब, कीजिए अपने इंसाफ के तकाजे पूरे। देखें अब्दुल्ला, आप पर कोई दबाव तो नहीं है किसी का, या आप किसी और को बचा तो नहीं रहे? नहीं जज साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अब्दुल्ला, अगर अब भी आपने हमें तफसीलात से आगाह ना किया तो कोर्ट नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर ही अपना फैसला सुना देगी और वाहिद मुल्जिम आप ही हैं। चूंकि आप बजाते खुद इकरार जुर्म कर चुके हैं तो फैसला भी आपके खिलाफ आ जाएगा। आपको फांसी तक की सजा हो सकती है। मुझे मंजूर है। अब्दुल्ला के केस में गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि अब्दुल्ला उस रात नवाज के साथ ही बाहर गया था और उसके बाद उन्हें पुलिस के जरिए ही नवाज के कत्ल की इत्तला मिली। वाक़े का कोई ऐनी शाहिद भी नहीं है। अब बात आकर रुकती है अब्दुल्ला के एतराफ़ जुर्म पर, मगर अब्दुल्ला का एतराफ़ जुर्म भी नामुकम्मल है। कोर्ट को वजह जुर्म मालूम नहीं है, मगर अब्दुल्ला पर हर तरह का दबाव डालने और मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछने के बाद भी कोर्ट वजह उगलवाने से कासिर रही है। ये अदालत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 302 इक़दाम कत्ल के तहत अब्दुल्ला को सज़ाए मौत की सज़ा सुनाती है। कल सुबह 10 बजे अब्दुल्ला को फांसी दी जाएगी। रुकिए जज साहब, मुझे इस फैसले पर एतराज़ है। किस हैसियत से? वजह जुर्म होने की हैसियत से। जी, मैं ही वो कड़ी हूँ जिसकी आपको तलाश है। कटहरे में आ जाएं। आप किस तरह से वजह जुर्म है? अब्दुल्ला ने वो जुर्म मेरी वजह से ही किया था। नवाज ने उस रात मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था। अब्दुल्ला ने मुझे बचाते हुए उसका कत्ल किया। ये केस में ऐसी पेशरफ्त है जो केस को एक नई सिमत में ले जाती है। अगर आपकी बात सच है तो आप अभी तक कहाँ थी? जी मुझे मालूम है, मुझसे ताख़ीर हुई है, मैं मानती हूँ, मगर ये करना आसान भी तो ना था। इतना तो आप भी जानते होंगे जज साहब, आखिर को आप भी तो इस माशरे का हिस्सा हैं। सो आप ताख़ीर की वजह माशरे की रवायात को ठहरा रही हैं, मगर रवायात तो अभी भी बाकी हैं। आप फिर यहाँ कैसे? हाँ, हमें यही तो सिखाया जाता है कि खामोशी में इज़्ज़त है, मगर जिस खामोशी से नवाज ने मेरी इज़्ज़त पे हमला किया, और अगर इसी खामोशी का लिबास अब्दुल्ला ओढ़ लेता तो सड़क पर नवाज की बजाय मेरी इज़्ज़त का जनाजा पड़ा होता। रिकॉर्ड के लिए अपना नाम बताएं। मरियम ताहिर। कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलती हैं और केस के आखिर में जज अपना फैसला सुनाता है। मुल्जिम के खिलाफ उसका इकबाल जुर्म ही सबसे बड़ी गवाही था, मगर मरियम ताहिर की गवाही को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट शक का फ़ायदा मुल्जिम को देते हुए इसे तमाम तर इल्ज़ामात से बरी करती है। कहाँ भी था इस लड़की को कि पर्दा पड़ा रहने दे, ना उछाल अपनी इज्जत को सरे बाजार, मगर इन पे तो हक और इंसाफ के लंबरदार बनने का भूत सवार है। जानती है आज बराबर वाली ने क्या कहा?
आपा, मरियम की तो पहले भी उम्र निकली जा रही थी। अब इस दाग के साथ इसे कौन ले जाएगा अपने घर? अब बाहर कौन आ गया है? कौन है? मैं हूँ, अब्दुल्ला। लो जी, इन्हीं की कमी थी। कुछ बच गया है हमारे पास क्या? अब क्या करने आया है तू यहाँ? अंदर आने दे प्लीज, यहाँ शोर होगा। एक जरूरी बात करने आया हूँ। आ जाओ, अंदर भी तुम्हारी ही हमदर्द बैठे हैं। कौन आया है अम्मा? अब्दुल्ला आया है। अब्दुल्ला? वो क्यों आया है? मुझे क्या खबर। रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाय हाय, कैसा जमाना आ गया है। ओ भैया, ये हमारे जैसे घरानों की रीत नहीं है। आप भी रुकिए ना। आइए बैठिए। कैसी हैं आप दोनों? हाय हाय, क्या हाल पूछने आ गया तू? बताने वाला हाल छोड़ा भी है तूने हमारा। क्या ये कहने आए हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो काम की बात करो। हाँ, बहुत हिम्मत जमा करके आया हूँ। बहुत हौसले से सुनिएगा। हाय हाय, कभी कोई अच्छी खबर ना लावी तू हमारे वास्ते। अब बता भी चुको। अम्मा! दरअसल बात ऐसी है कि मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। हैं? क्या कहा तूने? क्या कहा? जी बिल्कुल, अम्मा। आपने ठीक सुना। अम्मा, मुझे बात करने दें। और आप जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने पर किए एहसान का बदला चुकाने आए। एक दागदार लड़की को गिल्ट में तो आप अपना लेंगे, लेकिन ऐसा मत कहिए मरियम। खुदा जानता है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आप एक जहन्नम से गुजरी हैं और मुझसे जुड़ी आपकी यादें खुशगवार नहीं हैं। मुझे ज़िंदगी बख्शी है आपने। मैं एहसान चुकाने नहीं, फिर से तलबगार बनकर आया हूँ। इस ज़िंदगी में आपका साथ चाहता हूँ। अब्दुल्ला, मेरे पास तुम्हें देने के लिए तारीकियों के सिवा कुछ भी नहीं है। वही तारीकियाँ जो उस रात मेरा मुकद्दर बनी, जिस रात तुम मेरी ज़िंदगी में आए थे। हम दोनों ही तारीक राहों के मुसाफिर हैं मरियम। रोशन मंजिलों के मुकील हमारी मदद को क्यों आना चाहेंगे? हम क्यों ना एक दूसरे के साथ हाथ थाम कर अपनी मंजिल तलाश कर लें। मैं नहीं कहता कि सफ़र आसान होगा, मगर मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि मुझे हर कदम पर साथ पाओगी। अब्दुल्ला, तुम्हारी बातें मैं समझ रही हूँ, मगर अगर मगर नहीं मरियम। सोचने के लिए वक्त ले लो, मैं अपना जवाब लेने आऊँगा। हाय हाय, मुझ बूढ़ी की भी कोई सुनेगा? मेरी भी कोई मर्जी वर्जी है कि नहीं? आप तो मेरी माँ की जगह हैं। मैं आपके सामने भी सवाल रखता हूँ, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। लगते तो शरीफ इंसान हो, बस अब वो मान जाए। मुझ बूढ़ी जान को भला क्या एतराज होना है। अकेली बेटी की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। लम्हा लम्हा अपनी बेबसी का एहसास रहता है। अब तो इसीलिए और भी बूढ़ी लगती हूँ। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो मान जाए। आप दुआ कीजिएगा ना। अम्मा, मेहमान को चाय पिला कर भेजिएगा। अब तो इनका आना जाना लगा रहेगा ना। हा 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 हा। अब तो मैं चाय पीकर ही जाऊंगा। माँ जी, आप चाय बनाएं, मैं मिठाई लेकर आता हूँ।